आर्या सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का वीवीआई एमसीक्यू करेंगे। यह जो एमसीक्यू होने वाला है वो 2025 के बोर्ड मॉडल पर अर्थात आप लोग के 2025 के बोर्ड मॉडल पर ही आधारित है, अर्थात जैक के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है। यह जो क्वेश्चंस है वो टोटल 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो चलते ही बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। और एक बात और कि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 20 से 25 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो हूबहू आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाएगा सेंटर में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लेकिन आप लोग के बुक के अनुसार से, आप लोग के किताब के अनुसार से, आप लोग के एनसीईआरटी बुक के अनुसार से क्लास 8 में क्या दिया गया है? वारेन हेस्टिंग्स। वही आप लोग को राइट टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। तो आप लोग को होशियार है, क्योंकि क्लास 8 तक याद रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से, फिर भूल जाना है। अगले क्लास में बढ़ेंगे तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही होंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जो जिम्मेदारी है वो जेम्स टर्नेल को सौंपी थी, जिन्होंने 1782 ईस्वी को क्या किया था? मानचित्र पूर्ण रूप से तैयार कर दिए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य हड़प नीति, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन? प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो प्राग, आदि और ऐतिहासिक काल में डिवाइड किया गया, अर्थात कुल मिला के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? जी हाँ, फोर्ट विलियम किला जो है वो किस शहर में बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? काफी इंपॉर्टेंट है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बंगाल, अवध, हैदराबाद या मैसूर? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो ऑप्शन नंबर बी नील की खेती। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 1800। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहा गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ, कोल विद्रोह कब हुआ था जो अभी बताए हैं 1831 से 1832 ईस्वी के बीच में हुआ था। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो ये बंगाल में किया गया था, लेकिन बंगाल में असफल हो गया था। तो इसे फिर कहाँ पे फिर से शुरुआत किया गया? ये बम्बई में किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये झारखंड की एक प्रमुख जनजातियां हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने को मनाही, ऑप्शन नंबर बी छुट्टी नहीं मिलना, या अगला प्रश्न या अगला ऑप्शन में क्या कहा गया है? युद्ध वाले विदेश जाना, मतलब युद्ध के वास्ते विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूसों का अफवाह? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वुड्स डिस्पैच के नियम को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि सती
प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? तो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ साथ राजा राममोहन राय ने भी सती प्रथा को दूर करने का काफी निश्चय कर लिया था और दोनों ने मिल के ही इसे दूर किया, मतलब सहयोग किए। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि इसमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आर्य समाज का जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 18 की बात करते हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये 8 अगस्त को अर्थात 1 अगस्त और 8 अगस्त के बीच प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन इस वजह से अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन काफी लंबा है, कट भी सकता है। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी माइकल किंडो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ये तो हाल फिलहाल का लेटेस्ट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश बना है? जी हाँ, तो भारत ये कारनामा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये पवन चक्की जो है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, अर्थात ये एक बार फिट हो जाने के बाद ये हमेशा निरंतर चलता रहता है, समाप्त ही नहीं होता है, क्योंकि ये किससे चलता है? हवाओं के माध्यम से चलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोयला किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो कोयला एक प्रकार का जैव संसाधन है, अर्थात पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के मरने के अवशेष से बनता है। ये बनने में लगभग लाखों वर्षों का समय लगता है। ऑप्शन नंबर 24 की बात करते हैं कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो, जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को आखिर कहते क्या है? तो उसे वास्तविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अर्थात बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है? तो ये लातेहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ अर्थात ये पलामू और लातेहार के बॉर्डर अर्थात दोनों में फैला हुआ है, लेकिन अधिकतर भाग लातेहार में पड़ता है, इस वजह से लातेहार के नाम से जानते हैं। मतलब कि बेतवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लातेहार में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 26 की ओर कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में ही कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया है? तो ये चंद्रयान 3 है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की बात करते हैं 27 की ओर की पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग पीने योग्य है? तो इसका 2.7% भाग जो है वो पीने योग्य है। 28 की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सी फसल सफेद सोना को कहा जाता है? मतलब कौन सी फसल को सफेद सोना के नाम से कहा जाता है? अर्थात कपास को कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कपास किस मिट्टी में, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? तो ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31 की बात करते हैं कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं, मतलब जनसंख्या परिवर्तन किस कारण से होता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा लोगों अर्थात बच्चों का जन्म भी जनसंख्या घनत्व जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती है। यह किसी प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित विनाश के कारण, युद्ध के कारण इसी क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु भी
जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करती है। और प्रवास अर्थात लोगों को एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान में बस जाना, इस स्थिति में भी ये जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 की बात करते हैं। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ये काफी खतरनाक है, इससे परमाणु बम का निर्माण किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि अर्थात वैसा खेती जो घूम घूम के किया जाता है। एक निश्चित समय अवधि के बाद किसी खेत के टुकड़े पर खेती किया जाता है, उसके बाद वहां पे खेती करने के बाद जब उस खेत का उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उसे दूसरे जगह में जाकर इसका खेती फिर पुनः करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो ये झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से जानते हैं, जैसे कि बात करते हैं श्रीलंका में चियन्ना के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं। मतलब इसका विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम है, लेकिन उत्तर पूर्वी वाले ये काफी इंपॉर्टेंट है। झूम 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 अर्थात झूम कृषि याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उद्योग किस प्रकार के आर्थिक क्रिया का उदाहरण होते हैं? तो ये जो उद्योग होते हैं वो द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आप लोग बताइएगा, क्या बताइएगा कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? संप्रभु का मतलब होता है कि वैसा शासक या वैसी शक्ति जब देश के आंतरिक तथा बाह्य निर्णय बिना किसी दबाव के लिए जाते हैं, संप्रभु या संप्रभुता के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 37 की बात करते हैं। क्या इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? जी हाँ, कौन? संविधान द्वारा। तो संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो यह संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, अर्थात भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद का निर्माण करती है और इसी से नियम कानून पूरे देश पर बनाया जाता है या संचालित किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो सबको पता है धर्मनिरपेक्ष है, मतलब सभी धर्मों को समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो सिंपल है, कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा सिंह पाटिल का पूछेगा तो ये द्वितीय थी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। एक मिनट इसमें हम लोग प्रश्न में क्या कहे, मतलब ये जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं। मतलब भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और प्रतिभा सिंह जो पाटिल थी वो भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की कि सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? ऑटोमेटिक टैक्स से आता है, कर से आता है। कहाँ से आता है? टैक्स अर्थात कर से आता है। ऑप्शन नंबर ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? मतलब ये तीनों अंगों से संबंधित है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक संपूर्ण संसद बनने के लिए 3 का आवश्यकता होता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि संसद का कितने अंग होते हैं? तो 3 होते हैं। संसद के टोटल कितने अंग होते हैं? संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो टोटल निश्चित किया गया है 552, लेकिन वर्तमान में कितने निर्वाचित होते हैं? 543। जी हाँ, लेकिन अभी कितने पर भी शासन हो रहा है? तो 545। इसमें 2 इंडियन 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन आप लोग तो कंफ्यूज हो जाइएगा, पक्का 100% हो जाएगा। याद रखिएगा, अधिकतम बात करेगा तो 552 और ऑल टोटल पूछेगा कि निर्वाचन अधिक लिख देगा तो क्या मारेगा? 543, लेकिन वास्तविक रूप में कितना है? 545 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 को, और कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया, उन्मूलन किया गया अर्थात खत्म कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उत्पन्न कराने के उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो कौन सी है, कौन सी योजना हो जाएगी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 24। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ये भी काफी लंबा है, क्वेश्चन शायद स्क्रीन में कट सकता है। वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय को कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो ऐसे समुदाय को हास्यकरण के नाम से संबोधित किया गया है। 49 की बात करते हैं। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं को शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। इस हेल्पलाइन चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का कितना है, नंबर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1098 हो जाएगा। अर्थात किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, जैसे कि कोई मर्डर कर दिया, मर्डर तो नहीं होगा, जैसे कि हो सकता है कि कोई किडनैपिंग हो गया, कोई समस्या में पड़ गया है, तो इसका शिकायत करने के लिए जो सरकारी संस्था है 1098 पर उसको कॉल करके इस समस्या का समाधान पाया जा सकता है। जैसे कि क्या, जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है तो 108 में एम्बुलेंस आती है, उसी प्रकार से यदि बच्चों से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो 1098 पर कॉल करके इसे क्या किया जाता है? इसे खत्म किया जाता है, इसे समाधान किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 31 मई, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।